जनगणना के साथ जाति की गणना करने का कैबिनेट का फैसला हुआ और अब उसके बाद लगातार क्रेडिट लेने की होड़ है। तो अब बहुत जल्द ये जो जनगणना होगी वो पूरी तरह से डिजिटल होगी, जियो फेंसिंग के जरिए होगी, ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना रहे। आप घर बैठकर किसी पूरे गांव का डिटेल नहीं भर सकते। जियो फेंसिंग का मतलब है कि आपको उस गांव में जाना होगा, वहीं पे आपका ऐप काम करेगा, क्योंकि सब कुछ इस बार डिजिटल होगा। इसके अलावा 2019 के बजट में 8700 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया था, लेकिन टोटल खर्च 12000 करोड़ रुपए इसमें होगा। उसकी भी व्यवस्था सरकार करेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो पूरी तैयारी अब है वो ये है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत जल्द यानी 1-2 हफ्ते के अंदर ही देश भर के अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और इस बार का जो जनगणना में कॉलम होगा उसमें लगभग 30 के आसपास सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें ओबीसी का एक कॉलम जोड़ा जाएगा। उसमें उपजातियों का कॉलम होगा कि नहीं, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि जाति जनगणना होगी, जाति गणना की जाएगी जनगणना के साथ। इसके साथ ही अब जो एक ऑब्स्टेकल था जनगणना शुरू करने में वो खत्म हो गया है। डेडलाइन दिसंबर 2026 की होगी। शुरुआत भी 1-2 महीने के अंदर होने की पूरी उम्मीद है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। सरकार ने फैसला कर लिया है और आधिकारिक घोषणा कर दी है कि सरकार अब जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराएगी, यानी कि कौन किस जाति का है ये डाटा अब मिलेगा। और आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा होगा। इसके पहले 1931 में हुआ था, लेकिन अब जो है नए आंकड़े मिलेंगे, लेकिन ये कब से मिलेंगे ये अभी साफ नहीं है। लेकिन सरकार ने जो कार्ड खेला है, इस कार्ड का जो पॉलिटिकल कार्ड कहा जा रहा है, इसको खेला है, उसका पहला टेस्ट बिहार विधानसभा चुनाव होगा। बता दें कि ये पूरा लेखा जोखा, पूरा कामधाम गृह मंत्रालय के अधीन आता है और गृह मंत्रालय जनगणना कराता है, जो हर 10 साल पे होती है। 2021 में ड्यू था, कोविड की वजह से टला। एक बार गृह मंत्री ने ये बात कही थी कि 25 में शुरू हो जाएगा। कब शुरू होगा, सवाल अब इसी बात का है कि जनगणना कब कराई जाएगी, जिसमें पहली बार जाति जनगणना भी होगी। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्र सरकार ने पहली बार पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। उसके बाद बिहार की राजनीति अचानक तेज हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने। आप देख सकते हैं बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने का निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं का संघर्ष का जीत है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर जो है वह पटना के हर चौक चौराहे पर लगाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह राहुल गांधी की जीत है। क्रेडिट लेने की होड़ के साथ आज बिहार की तमाम नेता और पॉलिटिकल पार्टी जो है वह कोशिश कर रही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दरअसल इनके पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सूत्रों का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा के 4 टॉप कमांडर हाइडिंग में चले गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। कुछ एजेंसीज ने जानकारी दी है कि इसमें सबसे टॉप पर जो हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद है वो अंडरग्राउंड हो गया है। इसके साथ साथ सैफुल्लाह कसूरी, जिसने पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो जारी कर लश्कर-ए-तैयबा के इसमें हाथ न होने की बात कही थी। और इसके अलावा अमीर हमजा और रिजवान हनीफ, ये जो चारों टॉप कमांडर्स लश्कर-ए-तैयबा के हैं, ये पिछले 4-5 दिनों से कहीं भी नहीं देखे गए हैं। ना तो ये कोई पब्लिक अपीयरेंस इनकी हुई है, ना ही कोई इनकी मीटिंग हुई है। माना जा रहा है कि चारों अंडरग्राउंड हो गए हैं। जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से कोई कैलकुलेटेड कार्रवाई होगी इस हमले के खिलाफ, इसके चलते माना जा रहा है कि चारों ये लश्कर के टॉप कमांडर फिलहाल छुपे हुए हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, पहलगाम, न्यूज़ 24। पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर। आज हम आपको पीओके के इलाके को दिखाने जा रहे हैं, जो शायद इससे पहले आपने कभी देखा होगा। हम आपको पीओके के वो लॉन्चिंग पैड भी दिखाएंगे, वो ट्रेनिंग कैंप भी दिखाएंगे, जो पाकिस्तानी सेना की मदद से, आईएसआई की मदद से चल रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो पीओके के उस इलाके को दिखाए जिस इलाके में
सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी है। आपको बता दें कि पीओके का ये वो इलाका है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आतंकियों की मौजूदगी है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। और 20 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं और 50 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड हैं। सामने तस्वीरों में आपको जो घर दिखाई दे रहे हैं, कहने को ये घर होते हैं, लेकिन यही होते हैं लॉन्चिंग पैड। दरअसल पाकिस्तान आतंकियों को जो बॉर्डर के नजदीक यानी LOC के नजदीक जो घर हैं, वहां पर बिठा के रखता है ताकि उन्हें एक मौका मिले वो आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा सके। पूरा देश आज बेसब्री से इंतजार कर रहा है पहलगाम हमले के बदले का। जगह, वक्त, समय सेना तय करेगी, क्योंकि खुली छूट दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, LOC पुंछ। जमीन से लेके आसमान तक, आसमान से लेके पहाड़ों तक और पहाड़ों से लेके नदी नालों तक हमारे बहादुर जवान आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। मकसद कि जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, उन आतंकियों को जल्दी से जल्दी ढेर करना। हम इस समय मौजूद हैं मुगल रोड में और तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर CRPF के जो बहादुर जवान है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो बहादुर जवान है, वो इस इलाके को भी कॉर्डन किए हुए हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि मुगल रोड आतंकियों का पारंपरिक रूट रहा है। जब आतंकी LOC से घुसपैठ करते थे तो इसी रास्ते से होते हुए आतंकी जो हैं, यानी पहाड़ों से होते हुए आतंकी जो हैं, कश्मीर घाटी दाखिल होते थे। एक बार फिर पाकिस्तान ने वही साजिश रची है आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की, ताकि आतंकी LOC से घुसपैठ करें और जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दें। आप देखिए कि हाईवे को भी पूरी तरह से सील किया गया है। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, मुगल रोड। पहलगाम की घटना को लेके भारत और पाकिस्तान के संबंधों में पूरी तरह से तनाव है और दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं और इसी के साथ ही भारत में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट मोड के ऊपर हैं। और वहीं पर चाहे वो अंबाला हो, बठिंडा हो, अमृतसर हो, जलंधर हो, या फिर पठानकोट के जितने भी एयर बेस हैं, या फिर आर्मी के कंटोनमेंट एरिया है, वहाँ के आसपास के एरिए में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ड्रोन उड़ाने को लेके पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा और यदि ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसा ही खुलासा अंबाला के डिप्टी कमिश्नर द्वारा भी किया गया है कि सारे ज़िले में ड्रोन उड़ाने को लेके पूरी तरह से सख्ती भी दिखाई जा रही है और इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर है। इस दौरान पीएम ने वेव सम्मेलन का उद्घाटन किया। वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी चौबे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल थे। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज़्यादा गाँवों में जाओगे तो हर गाँव का अपना एक फ्लोक है। हमारे यहाँ संगीत भी एक साधना है। इस सम्मेलन के जरिए ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिव के ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। ये वाकई में एक वेब है। इस शिखर सम्मेलन में कुल 42 मुख्य सत्र, 39 विशेष सत्र और 32 मास्टर क्लास आयोजित की जाएगी, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, इंफोटेनमेंट, फिल्म और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश और केरल का भी दौरा करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के मामले में समाजवादी पार्टी ने आज समूचे उत्तर प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल हाल में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर अलीगढ़ में करनी सेना के द्वारा हमला करने का मामला सामने आया था। उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी ने इसे ये कहकर सियासी मोड़ दे दिया कि ये हमला रामजी लाल सुमन पर नहीं बल्कि दलित समाज पर है। यही नहीं, सपा ने ये भी आरोप लगाया था कि सरकार के संरक्षण में ही यह हमला हुआ है। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रामजी लाल सुमन के मामले में जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। यही नहीं, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के मामले के तूल पकड़ने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर भी गए थे और इसे पीडीए पर हमला करार दिया था। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय के 48 विभाग को 100 दिन के सुधार कार्यक्रम की दिशा बताई थी, जिसके तहत क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन सभी विभागों का मूल्यांकन किया था। इसका रिजल्ट आज खुद मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर जारी कर दिया। पहले 5 मंत्रालय की बात करें तो सबसे अच्छा मंत्रालय है अजित पवार का महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। इसके तहत अगर 5 मंत्रालय की बात करें तो 2 मंत्रालय में अजित पवार आगे है, 2 मंत्रालय में देवेंद्र फडणवीस की पार्टी आगे है, तो सबसे 5वें नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का परिवहन विभाग है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री का सामान्य प्रशासन विभाग पीछे चल रहा है, उसे 100 में से सिर्फ 33 मार्क्स मिले हैं। अजित पवार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और एकनाथ शिंदे का नगर विकास विभाग भी इस रेस में पिछड़ चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 100 दिन का कार्यक्रम दिया था, उसके बाद उन्होंने एक बात भी कही थी कि ये मंत्री और मंत्रालय फिक्स नहीं है, जो भी मंत्री और मंत्रालय अच्छा काम नहीं करेंगे कुछ दिनों बाद उन्हें बाहर का रास्ता भी बताया जा सकता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। कोलकाता के बड़ा बाजार में फल मंडी मछुआ में ऋतुराज होटल में भयानक आग लगी। आग लगने से पूरे होटल में अफरा तफरी मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागते समय एक व्यक्ति ने जो ऊपर से छलांग लगाई, जिसकी मौत हुई है, और दम घुटने से 14 लोगों की पूरी तरह से मौत हो गई है। यानी पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में यह पता चला है कि होटल का लाइसेंस करीबन 3 साल पहले ही कैंसिल हो चुका है। होटल के जो मालिक थे, पुलिस उन्हें एफआईआर दर्ज करके उनके घरों पे धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो होटल के मालिक है वो फरार है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो मृतक है उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है और दर्जन भर से जो लोग घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए देने की बात कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो मृतक है उनके परिवार वाले लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उन्हें 50,000 मुआवजा देने की बात कही गई है। शुभेंदु अधिकारी आज मछुआ पहुंचे थे, फल मंडी में पहुंचे थे और ऋतुराज होटल के अगल बगल जो लोग रहते हैं काफी दहशत में है। उनका कहना है कि लगातार यहाँ से जो होटल की गतिविधियां हैं अवैध तरीके से चल रही है और इसका ध्यान देने की जरूरत है। शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल पर जाके जो पीड़ित परिवार के लोगों से भी मुलाकात किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो कार्रवाई उचित होगी उसके होटल मालिक ऊपर में भी किया जाएगा। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। बिना डेडलाइन के हेडलाइन बनाने की सरकार की कोशिश है जातिगत जनगणना। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जातिगत जनगणना से जुड़े कई पहलुओं पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने अगली जनगणना में जातिगत जनगणना कराए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कहा कि कुछ देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीते 9 अप्रैल को कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पारित उस प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें जातीय जनगणना की पैरवी करते हुए कहा गया था कि सामाजिक न्याय की बुनियाद को और सशक्त बनाने के लिए यह जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जातीय जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से जातीय जनगणना नहीं की है। कांग्रेस ने जातीय जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया है। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। कांग्रेस ने जाति जनगणना के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण की मांग को लेकर भी अपनी बात रखी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अजमेर के डिग्गी रोड स्थित एक होटल में आज भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की झुलसने के कारण मौत हो गई, जबकि 5 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अजमेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल आज सुबह एक धमाके के साथ लोगों ने आग की लपट उड़ते हुए देखी थी। आसपास की दुकानों को भी इसने चपेट में लिया और 5 मंजिला नाज होटल तक यह आग पहुंच गई, जिसमें जायरीन रुके हुए थे जो कि अजमेर दरगाह में जियारत के लिए आए हुए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आग बुझाने के काम में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि डिग्गी बाजार का इलाका सुकड़ी गलियों वाला है। वहां तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करते हुए देखा गया था। फिलहाल तो प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। साथ ही राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को हिदायत दी है कि इस तरह से भीड़-भाड़ और सुकड़ी इलाके में इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वक्त पर पहुँचने में मुश्किल ना हो, इसके सख्त इंतजाम किए जाएं और इस पूरे मामले की जांच के बाद ही अब ये पता लगेगा कि आग लगने का वास्तविक कारण क्या था। क्या होटल मालिक की ओर से किसी नियमों का उल्लंघन किया गया था या किसी जायरीन की गलती के चलते यह पूरा हादसा हुआ। विकास टाक के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। खेल के रंग बिहार के संग आगामी 4 मई से लेकर 15 मई तक बिहार में
खेल उत्सव, खेलों का महाकुंभ लगने वाला है। और इसको लेकर देखिए, इस वक्त हम पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, जहां पूरी तैयारियां चल रही हैं। और ये इस ग्राउंड पे आपको बता दें कि पहली बार बिहार में होने जा रहे हैं खेलो इंडिया गेम्स के तहत करीब 28 राज्यों के करीब 28 खेल के खेलने वाले जो टीमें हैं वो यहाँ पे आएंगे, जिनकी संख्या करीब 8500 है। और पूरा क्रू मेंबर लेके उनकी संख्या करीब 10,000 के करीब है, वो लोग यहाँ आएंगे। और बिहार के 5 शहरों में ये आयोजन किया जा रहा है। पटना के अलावा गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर में ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। और पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जो खेल महानिदेशक का जहाँ पे दफ्तर भी है, और इस पूरे आपको देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है। और इस मंच पर आगामी 4 मई को जब उद्घाटन समारोह होगा, उस दौरान यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे। जो तैयारियां हैं कि ओलंपिक की तर्ज पे यहाँ पे जो उद्घाटन समारोह होगा वो यहाँ पे होगा, जिसमें पूरे देश भर से 1200 से ज़्यादा कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच अतिरिक्त पानी देने को लेकर विवाद और भी गहरा गया है। बीबीएमबी की कल एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि हरियाणा को 8500 क्यूबिक से अतिरिक्त पानी जो है वो दिया जाएगा, जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने साफ तौर पर बोर्ड के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने डीआईजी की अगुवाई में भाखड़ा डैम पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है। वहीं दूसरी ओर फैसले का विरोध करने वाले पंजाब के बीबीएमबी के डायरेक्टर वाटर रेगुलेशन पर भी गाज गिरा है। इस मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बीजेपी पंजाब के साथ धक्का कर रही है। हम किसी भी हालत में पंजाब के किसानों का पानी हरियाणा को नहीं देने देंगे। बीजेपी संविधान को नहीं मानती और न ही राज्य के द्वारा किए गए संधियों को मानती है, इसलिए इस तरह के फैसले जो है वो ले रही है। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ आज पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं के घरों और दफ्तरों का घेराव किया और पुतला जलाया। चंडीगढ़ से अमित पांडे, न्यूज़ 24।